सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 2 जुलाई 2025 का। इसका 2 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भारतीय राज्य में NH 87 पर 1853 करोड़ रुपए की 4 लेन राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसमें NH 87 पर 1853 यानी कि 1853 करोड़ रुपए की 4 लेन राजमार्ग की परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, भारतीय राज्य पूछ रहे, किस भारतीय राज्य में? ए वहां पे केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में या डी आंध्र प्रदेश? ये राज्य कौन सा ये राज्य है? ये तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 87 यानी कि NH 87 के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में परमकुडी और रामनाथपुरम, कहाँ पे? परमकुडी और रामनाथपुरम के बीच 46.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन राजमार्ग के विकास को मंजूरी दी है। 4 लेन राजमार्ग के विकास को मंजूरी दी। कितना? 46.7 किलोमीटर लंबे। 1853 करोड़ के परिव्यय वाली यह परियोजना हाइब्रिड NUET मोड यानी कि HAM के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। NUET मोड के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यातायात की भीड़ भाड़ को कम करना, सुरक्षा मानकों में सुधार करना और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है। रामेश्वरम और धनुषकोटी की ओर बढ़ते यातायात और बढ़ते पर्यटन को देखते हुए बुनियादी ढांचे का उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे 18 लाख से अधिक व्यक्ति दिवसों के महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन भी होगा, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान देगा। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को INS तमाल F71 को कहाँ कमीशन किया गया? ए कैलिनिंग्राड में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में या सेवस्तोपोल में? कहाँ पे ये इसका अनावरण हुआ था, कमीशन किया गया था? इसका कमीशन किया गया था ये कैलिनिंग्राद में इसका अनावरण किया, मतलब कमीशन किया गया। प्रोजेक्ट 1135.7 तलवार क्लास के अंतर्गत एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तमाल 1 जुलाई 2025 को रूस के कैलिनिंग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में कमीशन किया गया। कहाँ पे? ये रूस में स्थित है। ठीक है, कैलिनिंग्राद कहाँ पे? ये रूस में स्थित है। कहाँ पे? ये यांतर शिपयार्ड उसका। यह कमीशन भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण और रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर उसके परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। INS तमाल भारतीय नौसेना के लिए अंतिम प्रमुख विदेशी निर्मित युद्धपोत है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे पहलों के तहत स्वदेशी युद्धपोत उत्पन्न करने की ओर बदलाव को दर्शाता है। पश्चिम बेड़े में इस जहाज के शामिल होने से भारत की समुद्री नौसैनिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। कमीशनिंग स्थल के रूप में कैलिनिंग्राद भारत रूस नौसैनिक सहयोग की विरासत को जारी रखता है, जो कि 65 साल की साझेदारी में 91 जहाज की डिलीवरी का प्रतीक है। ये 91 जहाज, कितने साझेदारी? 65 साल की साझेदारी में 91 जहाज की डिलीवरी का प्रतीक। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17 यानी 17A के तहत किस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ए INS शिवालिक को, बी INS नीलगिरी को, डी INS उदयगिरी को या डी INS सतपुड़ा को? शामिल किया गया ये INS उदयगिरी को। इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी को 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A पहल के तहत दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मुंबई की स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और
वार्षिक डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया यह ब्रिगेड 37 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। कितने महीने में तैयार किया गया? 37 महीनों में इसको तैयार किया गया। इसमें उन्नत स्टील्थ क्षमताएं, सुपरसोनिक और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित स्वदेशी हथियारों का एक सेट और अत्याधुनिक रडार रोधी तकनीक शामिल है। इस जहाज के निर्माण में 200 से अधिक भारतीय MSME शामिल थे, जो आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक सेवानिवृत्त युद्धपोत के नाम पर रखा गया INS उदयगिरि नौसेना की परंपरा और आधुनिक समुद्री शक्ति के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? ए तेगवीर सिंह, बी अर्जुन वाजपेयी, सी शिवांगी पाठक या डी कृष्णा पाटिल। ये कौन बनेंगे? बनेंगे तेगवीर सिंह। ये कहाँ के? पंजाब के। पंजाब से। पंजाब के 6 वर्षीय तेगवीर, कितनी उम्र है इनकी? 6 वर्ष। तेगवीर सिंह ने रूस और यूरोप दोनों की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, जिसकी ऊंचाई 8,510 फीट यानी कि 5,642 मीटर है, पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया। इनकी ऊंचाई पर पहुंचने से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को देखते हुए उनकी यह उपलब्धि पर्वतारोहण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तेगवीर की इस उपलब्धि ने न केवल एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, बल्कि अगस्त 2024 में उनकी पिछली सफलता का भी उदाहरण पेश किया, जब वे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे। इतनी कम उम्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण दृढ़ संकल्प, तैयारी और विषम परिस्थितियों में धीरज का परिचय देती है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा स्टैक पहल के लिए मुख्य संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत ऊर्जा स्टैक पहल के लिए मुख्य संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए रघुराम राजन को, बी के विजय राघवन को, सी अरविंद सुब्रमण्यम को या डी नंदन नीलेकणी को। किसको नियुक्त किया गया? ये नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया। किसके लिए? ऊर्जा स्टैक पहल के लिए मुख्य संरक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नंदन नीलेकणी को विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख डिजिटल पहल इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है। इंडिया एनर्जी स्टैक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक और संरचना का निर्माण करना है, जो ऊर्जा उत्पादकों, भोक्ताओं, ग्रिड संचालकों, नियामकों और वित्तीय संस्थानों के बीच मौजूदा विखंडन को दूर करेगा। एक डिजिटल ढांचे के रूप में यह ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वास्तविक समय समन्वय और डेटा विनिमय को सक्षम करेगा। आधार जैसे बड़े पैमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण में उनकी विशेषज्ञता के साथ नीलेकणी के नेतृत्व से इस परिवर्तनकारी राष्ट्रीय अवसंरचना के सफल विकास और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं को एक मंच पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ए ट्रेन कनेक्ट ऐप, बी रेल वन ऐप, सी भारत रेल ऐप या डी IRCT प्लस ऐप। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रेलवे वन ऐप। भारतीय रेलवे ने 2 जुलाई 2025 को रेल वन ऐप लॉन्च किया, जो एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभिन्न यात्री और माल ढुलाई सेवाओं को एक एकीकृत प्रणाली यानी कि एक वन यूनिफाइड सिस्टम में एकीकृत करना है। रेल सूचना प्रणाली केंद्र यानी कि क्रिस के 40वें स्थापना दिवस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत यह ऐप टिकट बुकिंग, PNR पूछताछ, भोजन ऑर्डर करने, यात्रा योजना बनाने और माल ढुलाई सेवाओं सहित कई सुविधाएं प्रदान करता है। यह सिंगल साइन ऑन एक्सेस के लिए रेल कनेक्ट और
यूटीएस ऑन मोबाइल जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है, बायोमेट्रिक और एम पिन लॉगिंग के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाता है और एक साफ इंटरफेस और उपकरणों पर ऐप की अव्यवस्था को कम करके उपयोगकर्ता के अनुभव को सरल बनाता है। अगला प्रश्न है, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? ए, ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, बी, विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्र, सी, पर्यटन और विरासत स्थलों का संवर्धन, या डी, स्मार्ट शहरों का विकास। तो ये ध्यान दिया, विशेष जोर दिया गया किस पे? ये विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि ELI योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों को नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, खासकर पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को जिन्हें 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का वेतन लाभ मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय द्वारा समर्थित केवल 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ यह योजना विनिर्माण क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार विस्तार के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करती है। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ए, राजेश वर्मा को, बी, अनिल कुमार शर्मा को, सी, केशवन रामचंद्रन को, या डी, विकास मेहता को। एक बार और देख लेते हैं। ए, राजेश वर्मा को, बी, अनिल कुमार शर्मा को, सी, केशवन रामचंद्रन को, या डी, विकास मेहता को। ये नियुक्त किया गया किसको? ए, केशवन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया किसके? भारतीय RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। केशवंत रामचंद्रन को 1 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। बैंकिंग पर्यवेक्षण, जोखिम निगरानी, मुद्रा प्रबंधन और केंद्रीय बैंकिंग प्रशिक्षण में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उनकी पदोन्नति RBI के नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक राजनीतिक कदम है। इससे पहले उन्होंने जोखिम निगरानी विभाग में जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और RBI स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया था। उनका नेतृत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय बैंक बढ़ती वैश्विक वित्तीय जटिलताओं और गैर बैंकिंग क्षेत्र की बदलती गतिशीलता के बीच वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए विवेकपूर्ण विनियमन को मजबूत कर रहा है। अगला प्रश्न, 2025 में विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए, 30 जून को, बी, 1 जुलाई को, सी, 29 जून को, या डी, 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है और 2025 में यह बुधवार को पड़कर इस परंपरा को जारी रखेगा। कब पड़ेगा? ये बुधवार को। ठीक है। यह दिन खेल मीडिया पेशेवरों, पत्रकारों, टिप्पणीकारों, लेखकों और फोटोग्राफरों के योगदान का सम्मान करता है जो वैश्विक दर्शकों के लिए खेल भावना को जीवंत करते हैं। इसका थीम है 2025 का निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग। सटीक और निष्पक्ष कवरेज प्रदान करने में खेल पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारियों पर जोर देता है। 2 जुलाई पहली बार 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की 17वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था और तब से यह खेल पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करने के लिए एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त दिवस बन गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता 2025 में SDL पेलोड चैलेंज श्रेणी में MIT टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? ए, दूसरा, बी, पहला, सी, तीसरा, या डी, चौथा। ये स्थान हासिल किया कौन सा? दूसरा।
मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने मिडलैंड टेक्सास में आयोजित 2025 अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में उन्होंने एसबीएल पोलैंड चैलेंज श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की। टीम के युवा वेगा नामक रॉकेट ने न केवल सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया बल्कि अपने समग्र प्रदर्शन से निर्णायकों को भी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया और उसे $750 का नगद पुरस्कार मिला। यह सफलता टीम के इंजीनियरिंग कौशल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक औद्योगिक गठबंधन के तहत हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमीनियम विकसित करने के लिए डील साझेदारी की है? ए सऊदी अरब, बी जापान, सी जर्मनी या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो किसके साथ में साझेदारी की? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यानी कि यूएई के साथ। भारत ने यूएई के साथ रणनीतिक औद्योगिक गठबंधन के तहत हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमीनियम विकसित करने के लिए साझेदारी की है। भारत ने हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमीनियम उत्पादन में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। यह सहयोग भारत यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी सीईपीए का हिस्सा है और सतत धातु विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, एकीकरण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर केंद्रित है। सेल, एनएमडीसी और मेकान जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व्यापार, इंजीनियरिंग और सामग्री स्रोत की सुविधा प्रदान करने में शामिल है, जिनके परिचालन कार्यालय या दुबई में पहले से ही स्थापित है। यूएई का स्वच्छ ऊर्जा और संरचना और रणनीतिक व्यापार स्थान इसे भारत की सतत औद्योगिकी विकास को बढ़ाने और 2030 के इस्पात उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की महत्वाकांक्षा के लिए एक आदर्श भागीदार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 से किस शहर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1 जुलाई 2025 से किस शहर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में या डी हैदराबाद में। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में प्रतिबंध लगाया किसे? पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर, ठीक है, पुराने पेट्रोल, ठीक है। 1 जुलाई 2025 से नई दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों में ईंधन भरने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया? पेट्रोल के लिए 15 साल और डीजल के लिए 10 साल पुराने। यह नियम राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधारने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी लागू की है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों को उन सभी मामलों का रिकॉर्ड रखना होगा जहां ऐसे पुराने वाहनों को ईंधन देने से मना किया गया। इस पहल का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है, जो वायु प्रदूषण के स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि शहर में केवल पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को ही उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू जी, धन्यवाद।